जरा सोचिए, एक कंपनी है जिसका काम है मसाले और कपड़े खरीदना बेचना। वो किसी देश में आती है और देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगती है। ये कोई फिल्मी कहानी लगती है ना? पर ये हुआ कैसे होगा? और फिर उस 200 साल पुरानी गुलामी से आजादी पाने की कहानी वो कैसी रही होगी? आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इसी लंबी और कई परतों वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास द क्रॉनिकल्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम का एक दस्तावेज है जो इस पूरी यात्रा को अलग-अलग पड़ावों में दिखाता है। और हमारा मिशन सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बिखरे हुए लोग एक राष्ट्र की तरह सोचना शुरू कैसे करते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारा मकसद यहाँ तारीखों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। हम इस दस्तावेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी, वो कौन सी सोच थी, कैसे छोटे छोटे अलग थलग पड़े विद्रोहों ने एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया और आखिरकार एक मुल्क की, एक राष्ट्र की तकदीर लिख दी। हम संघर्ष के बदलते तरीकों पर भी गौर करेंगे और उनके नतीजों पर भी। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1608 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज सूरत के तट पर लगते हैं। उस वक्त तो मुगलों का राज था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यापारी ये एक दिन शासक बन जाएंगे। तो ये बदलाव, एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग पावर बनने का सफर, ये हुआ कैसे? यहीं पर यह दस्तावेज एक बहुत दिलचस्प बात सामने रखता है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था। और इसमें दो लड़ाइयां वो मील का पत्थर साबित हुईं। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्लासी की लड़ाई कोई बहुत बड़ी सैन्य जीत नहीं थी। वो धोखे और साजिश की जीत थी। साजिश मतलब एक तरह का इनसाइड जॉब था। बिल्कुल, दस्तावेज यही बताता है। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति मीर जाफर को उसको अपनी तरफ मिला लिया था। तो मैदान जंग में आधी से ज्यादा सेना तो लड़ी ही नहीं। अच्छा। और यही पैटर्न, मतलब भारतीय शासकों को आपस में लड़वाना, लालच देना, साजिश करना, ये कंपनी की विस्तार नीति का एक तरह से आधार बन गया। और बक्सर की लड़ाई ने इस पर मुहर लगा दी। उसके बाद उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, टैक्स वसूलने का अधिकार। और जब पैसा हाथ में आया तो असली ताकत भी आ गई। और इसका असर मतलब आम आदमी पर क्या पड़ रहा था? क्योंकि राजा नवाब तो बदल रहे थे, पर आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आ रहा था? बहुत बड़ा फर्क। दस्तावेज इस पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था। ये भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने जैसा था। कंपनी की नीतियां ऐसी थीं कि यहाँ से कच्चा माल सस्ते में इंग्लैंड जाता और वहां से मशीनों में तैयार होकर महंगे दामों पर यहीं वापस बेचा जाता। तो यहाँ के जो कारीगर थे, बुनकर थे, उनका क्या हुआ? सब तबाह हो गए। भारत के जो मशहूर बुनकर थे, कारीगर, छोटे उद्योग, सब खत्म हो गए। और ऊपर से जमीन पर इतना भारी लगान लगाया गया कि किसान कर्ज में डूबते चले गए। मतलब भारत की दौलत वो एक तरह से इंग्लैंड की तरफ बहने लगी थी। बिल्कुल। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। इतने सारे रजवाड़े थे, ताकतवर शासक थे, फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज जीतते कैसे चले गए? क्या किसी ने विरोध नहीं किया? क्या लोगों ने इस लूट को चुपचाप मान लिया? नहीं, प्रतिरोध तो शुरू से ही था। लेकिन यहाँ दस्तावेज एक बहुत अहम नुक्ता उठाता है। प्रतिरोध था, पर वो बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ मतलब सिराजुद्दौला बंगाल के लिए लड़े। मैसूर में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। टीपू सुल्तान वो तो एक ऐसे शासक थे जो रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनियों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। इसके अलावा बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ, किसानों ने कई जगह बगावत की। लेकिन अगर इतने सारे लोग अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, तो भी वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे थे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक साझा पहचान की कमी। दस्तावेज के शब्दों में कहूं तो वो अपने घर के लिए लड़ रहे थे, हमारे देश के लिए नहीं। अच्छा, कि हम एक हैं, ये वाली भावना नहीं थी। हाँ बिल्कुल। टीपू मैसूर को बचाना चाहते थे, मराठे अपनी सल्तनत को। उस वक्त भारत एक राष्ट्र है, हम सब भारतीय हैं, ये भावना अभी उतनी मजबूत नहीं हुई थी। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। पूरी तरह से। उनकी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति बेहद कामयाब रही। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काते और फिर दोनों को कमजोर करके इलाके पर कब्जा कर लेते। तो ये सब चल रहा था। और फिर आता है साल 1857, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।
यहाँ से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। इसकी वजह तो हम सबने सुनी है, वो चर्बी वाले कारतूस। पर क्या क्या ये सिर्फ एक कारतूस का मामला था? वो कारतूस तो बस एक चिंगारी थी। दस्तावेज बताता है कि बारूद तो वो तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। असली वजह बहुत गहरी थी। सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें कमतर समझा जाता था। राजा महाराजाओं से उनकी रियासतें छीनी जा रही थीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब जैसी नीतियों के तहत किसानों से उनकी जमीनें। तो गुस्सा वो समाज के हर तबके में था। सैनिक, शासक, जमींदार, किसान सब परेशान थे। कारतूस ने बस उस गुस्से को एक साथ भड़का दिया। और इस संग्राम में हमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे कई बड़े नाम सुनाई देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पहली बार उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा एक साथ उठ खड़ा हुआ था। हाँ, ये पहली बार था कि दुश्मन एक है, ये एहसास इतने बड़े पैमाने पर जागा। लेकिन इस संग्राम का नतीजा क्या हुआ, ये समझना भी जरूरी है। ये तो असफल रहा था, है ना? सैन्य नजरिए से देखें तो हाँ, ये संग्राम असफल रहा। संगठन की कमी थी, आधुनिक हथियारों की कमी थी, और कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था। अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया, पर इसका एक बहुत बड़ा और दूरगामी असर हुआ। वो क्या था? इस संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मतलब कंपनी का राज खत्म? हाँ, ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत को नहीं छोड़ा जा सकता। तो 1858 में भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। लगाम अब सीधे लंदन के हाथ में थी। और इसी संग्राम की राख से दस्तावेज के मुताबिक भारतीय राष्ट्रवाद की भावना ने सही मायनों में जन्म लिया। तो 1857 का संग्राम कुचल दिया गया। एक तरह से अंग्रेजों ने ये दिखा दिया कि हथियारों के दम पर उन्हें हराना वो लगभग नामुमकिन है। तो फिर रास्ता क्या बचा? अगर आप तलवार से नहीं लड़ सकते तो किससे लड़ेंगे? यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। लड़ाई अब मैदानों से निकलकर कागजों और सभाओं में पहुंच जाती है। बिल्कुल। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो इसी बदले हुए दौर का प्रतीक थी। अब लड़ाई का तरीका बदल गया। अब अर्जियों, याचिकाओं, भाषणों और लेखों के जरिए अपनी बात रखी जाने लगी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो शुरुआती नेता थे जिन्हें नरम दल या मॉडरेट्स कहा जाता था, उनका मकसद पूर्ण आजादी नहीं था, है ना? नहीं, उनका मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार, प्रशासन में ज्यादा हिस्सेदारी और आर्थिक सुधार। उन्हें ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर भरोसा था। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जो अंग्रेज बंदूक की भाषा समझते थे, उनसे कागज पर लिखकर हक मांगना, क्या उस वक्त लोगों ने इसे कमजोरी की तरह नहीं देखा होगा? सवाल तो उठे, और जल्द ही कांग्रेस के भीतर ही इस तरीके से असंतोष बढ़ने लगा। और इस असंतोष की आग में घी डालने का काम किया 1905 में लॉर्ड कर्जन के एक फैसले ने। बंगाल का विभाजन। हाँ, बंगाल का विभाजन। मतलब एक प्रशासनिक फैसले ने, बंगाल को बांटने के फैसले ने लोगों को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने विदेशी कपड़े जलाना शुरू कर दिया। इस एक फैसले में ऐसा क्या था? आकर्षक बात यही है, अंग्रेजों ने तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है, प्रशासन चलाने में मुश्किल होती है। लेकिन दस्तावेज साफ इशारा करता है कि असली मकसद था बंगाल को, जो उस वक्त राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, उसे धार्मिक आधार पर कमजोर करना, हिंदू और मुसलमानों को बांटना। बिल्कुल। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। इस फैसले ने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए और देशी चीजों को अपनाने की शपथ ली। हाँ, और इसी दौर की देन है लाल बाल पाल की टिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और तिलक का वो मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नरम दल की याचिका वाली राजनीति से तो बिल्कुल अलग था। हाँ, और ये सिर्फ तरीकों का नहीं, ये सोच का भी बंटवारा था। दस्तावेज के मुताबिक नरम दल को अब भी लगता था कि अगर अंग्रेजों को सही तरीके से अर्जी दी जाए तो वो न्याय करेंगे, जबकि गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि न्याय मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। ये हमारा घर है और हम इसमें किसी की मेहरबानी पर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। और जब देश में ये नरम और गरम दल की बहस चली रही थी, तब भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे शख्स का आगमन हुआ जिसने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। मोहनदास करमचंद गांधी। दस्तावेज उनके 3 बड़े आंदोलनों को इस संघर्ष का सबसे अहम अध्याय मानता है। बिल्कुल।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके भारत लौटे थे और उन्होंने आते ही लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकालकर देश के गांव-गांव गली-गली तक पहुंचा दिया। तो उनका पहला बड़ा आंदोलन था 1920 का असहयोग आंदोलन। हाँ, इसका विचार बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली था कि अगर हम भारतीय ही अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दें तो उनका राज चल ही नहीं सकता। तो छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी। हाँ, लोगों ने सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी। और इसके बाद 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है दांडी मार्च। हाँ, ये सिर्फ नमक बनाने की एक घटना थी या इसका कोई बड़ा मतलब था? इसका बहुत बड़ा सांकेतिक मतलब था। नमक एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत हर गरीब अमीर सबको थी और सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने 385 किलोमीटर पैदल चलकर समुद्र किनारे नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। ये अंग्रेजी कानून को शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती देने का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और फिर तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये नारा ये तो उनकी अहिंसा की नीति से बहुत अलग और आक्रामक लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। दस्तावेज बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध के हालात ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेज एक तरफ लोकतंत्र के लिए लड़ने का दावा कर रहे थे और दूसरी तरफ भारत को गुलाम बनाए हुए थे। ये तो दोहरा मापदंड था। बिल्कुल। तो गांधी जी और कांग्रेस को लगा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। करो या मरो का मतलब हिंसा करना नहीं था। इसका मतलब था कि अब या तो हम देश को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम था। अब बहुत हुआ, भारत छोड़कर जाओ। तो एक तरफ गांधी जी का ये विशाल अहिंसक जन आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसी के समानांतर एक और धारा भी तो बह रही थी, क्रांतिकारियों की, जिनका रास्ता बिल्कुल अलग था। हाँ, और ये संघर्ष का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण पहलू था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, इन नौजवानों का मानना था कि आजादी याचिकाओं से या अहिंसा से नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति से ही मिलेगी। वो सिर्फ एंग्री यंग मैन नहीं थे, है ना? उनके पास एक राजनीतिक दृष्टि भी थी। बिल्कुल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के रूप में उनके पास एक पूरी दृष्टि थी। वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि शोषण पर आधारित पूरे सिस्टम से आजादी चाहते थे। असेंबली में बम फेंका, अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया, लेकिन उनके बलिदान का असर क्या हुआ? उनके बलिदान ने देश के युवाओं में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भगत सिंह तो अपनी शहादत के बाद एक किंवदंती बन गए। उनके विचारों और त्याग ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो एक तरफ गांधी जी जनता को संगठित कर रहे थे और दूसरी तरफ ये क्रांतिकारी अपने बलिदान से लोगों में जोश भर रहे थे। दस्तावेज के मुताबिक आजादी की इमारत वो इन दोनों ही धाराओं के योगदान से खड़ी हुई। तो इन सभी संघर्षों, आंदोलनों, बलिदानों का आखिरकार नतीजा निकला। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। लेकिन ये कहानी यहाँ एक खुशनुमा मोड़ पर खत्म नहीं होती है। नहीं, और दस्तावेज हमें इस कड़वी सच्चाई को याद रखने पर मजबूर करता है। इस आजादी के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी जुड़ी थी। भारत का विभाजन। धर्म के आधार पर देश 2 हिस्सों में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ बढ़ना पड़ा। वो अपनी देश में शरणार्थी बन गए। जी। ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब एक तरफ सदियों की गुलामी से आजादी का जश्न और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के बिछड़ने का मातम। स्रोत इस विरोधाभास को कैसे दिखाता है? स्रोत इसे टूटी फूटी आजादी कहता है। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता एक बहुत भारी कीमत चुकाकर मिली थी। ये खुशी और गम का एक ऐसा संगम था जिसे शायद ही किसी और देश ने अनुभव किया हो। तो ये थी कहानी एक व्यापारिक कंपनी के आने से लेकर 200 साल के संघर्ष और अंत में एक राष्ट्र के जन्म की। हमने देखा कि कैसे संघर्ष का तरीका लगातार बदलता रहा, स्थानीय विद्रोह से लेकर संगठित राजनीति, फिर विशाल जन आंदोलन और साथ साथ चलती क्रांतिकारी धारा तक। और इस दस्तावेज का निष्कर्ष बहुत अहम है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं थी कि अंग्रेजों की जगह भारतीय गद्दी पर बैठ जाएं। नहीं, ये लड़ाई सम्मान की थी, स्वाभिमान की थी और आत्मनिर्भरता की थी। और इसी लंबे कठिन संघर्ष ने अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियों वाले लोगों के बीच
पहली बार एक राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की। और इसी ने उन लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी जिन पर आज का भारत खड़ा है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में अटक गया है। दस्तावेज बताता है कि लाखों लोगों ने इस आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसी ने अपनी जान दी, किसी ने अपना घर परिवार, किसी ने अपनी पूरी जवानी जेल में गुजार दी। आज के समय में उस स्वतंत्रता के क्या मायने हैं जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई?